संतुष्ट होता है। आप इतने लोग बैठे, अगर आपको सम्मान पूर्वक ना बैठाया जाए तो बैठेंगे, चले जाएंगे। कितना भी अच्छा खाना खिलाया जाए नहीं रुकेगा कोई। या आप लोगों ने हमको बुलाया है तो सम्मान पूर्वक बुलाया तब हम आए ना, अगर सम्मान पूर्वक नहीं बुलाते तो नहीं आते। तो आदमी का केवल पेट की भूख से होता है, आदमी को मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए होती है। तो ये मान सम्मान स्वाभिमान की जो जिंदगी है, ये तो ब्राह्मणों ने हमारी छीन ली थी। लेकिन जब इस्लाम आया और सूफी संत आए तो सूफी संतों ने इस्लाम का प्रचार किया। वो एक दरी पर बैठा करके सबको खाना खिलाते थे, एक चटाई पर, एक प्लेट में खाना खाते थे, एक साथ नमाज पढ़ते थे। इधर मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, उधर एक साथ नमाज पढ़ने का अधिकार। इधर आपका छू लोगे तो अपवित्र हो जाएगा, परछाई पड़ जाएगी, अपवित्र हो जाएगा। उधर एक साथ बैठना, एक प्लेट में खाना, एक चटाई पर बैठना। तो क्या मिला? स्वाभिमान मिला, मान मिला, सम्मान मिला। कहां मिला? इस्लाम में मिला। जो सूफी संत इस्लाम की व्यवस्था लेकर के आए, वहां मान सम्मान स्वाभिमान मिला। तो जब मिला तो जिनको मिला उन्होंने इधर लात मारा और उधर चले गए। तो जो भारत में आज करोड़ों मुसलमान हैं, आरएसएस वाला कहता विदेश से आए। अरे विदेश से आए नहीं है, अरब ईरान से नहीं आए हैं। तुम्हारे जुल्म उत्पीड़न को लात मार करके उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है। और केवल इस्लाम को नहीं, जहां जिसको जो मिला वो स्वीकार किया। केवल इस्लाम का नहीं, सिख हो गए, पूरा का पूरा पंजाब सिख हो गए। आप दक्षिण भारत जाओ तो पूरा का पूरा कर्नाटका और आंध्रा और लिंगायत हो गया। कोई रबदसिया हो गया, कोई कबीरपंथी हो गया, कोई बुद्धिस्ट हो गया, कोई जैनिस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके जो अन्याय अत्याचार की विचारधारा थी, उस विचारधारा के विरोध में लोगों ने विद्रोह किया। और जिसको जहां समानता और मान सम्मान मिला वो उधर चला गया। तो भारत में जो करोड़ों की संख्या में मुसलमान हैं, वो अरब और ईरान से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। मुगल अलग हैं और मुसलमान अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। और ये बात डीएनए टेस्ट से भी साबित हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को एक खबर छपी। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी के अखबार का नाम है। उसमें क्या खबर छपी? भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का डीएनए है वो आपस में मैच करता है, ये खबर छपी। लेकिन भारत में जो ब्राह्मण रहते हैं, इनका जो डीएनए है ये हम लोगों से मैच नहीं करता। डीएनए छोड़ो, आप चेहरा मैच करा लो, आप चेहरा मैच करा लो, नहीं मिलता है। आप चमड़ी का रंग मैच करा लो, नहीं मैच करेगा। लेकिन मुसलमान से मैच करेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान दाढ़ी रख लिया, टोपी लगा लिया तो डीएनए थोड़े ही बदल जाएगा, डीएनए तो वही रहेगा। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को ये खबर छप करके आई। माइकल बामसार जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए रिसर्च किया और रिसर्च करके इस बात को प्रूफ कर दिया कि भारत के मुसलमान कहीं और से नहीं आए हैं, वो यहीं के लोगों से इस्लाम को स्वीकार किया है। ये बात उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन ये खबर अंग्रेजी के अखबार में छपी, हिंदी में प्रभात खबर में छपती तो आप लोगों को पता चल जाता, दैनिक जागरण हिंदुस्तान में छपती तो आप लोगों को पता चल जाता। मगर अब जब टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी तो आप तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते नहीं हो, तो आपको पता नहीं चला। लेकिन ब्राह्मणों को पता चल गया कि चोरी पकड़ में आ गई है, थोड़ा सावधान हो जाओ। क्योंकि ज्यादा अखबार वही लोग अंग्रेजी का पढ़ते हैं, हमारे लोग नहीं पढ़ते हैं। और हमारे जो अंग्रेजी के पढ़ने वाले हैं वो पढ़ भी लिए तो किसी को बताने वाले नहीं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आती चीजें। जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं उनके अंदर ये सामाजिक भावना नहीं है, इसलिए वो बताने वाले नहीं। तो मेरे ये कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के पहले मुगलों का राज था, लेकिन अब मुगलों का राज भी खत्म हो गया, तो मुगलों का भी खत्म हो गया, अंग्रेजों का भी खत्म हो गया। फिर तो हमारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था ना। अब ना मुगल का राज है ना अंग्रेज का राज है, दोनों का खत्म हो गया ना। दो विदेशी बताया जाता है और दोनों का खत्म हो गया। तो हमारी समस्या क्यों है? आज भी हम अछूत क्यों है? आज भी हमको
शूद्र की तरीके से हमारे साथ बर्ताव क्यों होता है? आज भी जल जंगल जमीन में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? आज भी नौकरियों में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? आज भी व्यापार में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? सवाल है कि नहीं? दो ही विदेशी बताए जाते हैं, मुगल और अंग्रेज। दोनों का राज खत्म हो गया, अभी तो दोनों में से किसी का राज नहीं है ना। फिर तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था, मगर हुआ नहीं। इसका मतलब कोई और कारण है। नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई और कारण है। और कारण क्या है? जब और कारण खोजा गया तो पता चला, अरे ये तो पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था? कि अंग्रेज बाद में आए, मुगल भी बाद में आए। अंग्रेजों और मुगलों के आने के हजारों साल पहले ब्राह्मण इस देश में यूरेशिया से चलकर आए। डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया कि जो ब्राह्मणों का मूल स्थान है वो यूरेशिया में काला सागर के पास अस्कमोझी प्रांत के पास में जो मोरवा प्रजाति के लोग रहते हैं, उनका डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए आपस में एक है। अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो अमेरिका में एक ब्राह्मण ने सिद्ध किया डीएनए के आधार पर कि यहूदियों का डीएनए और हमारा डीएनए एक है। ये ब्राह्मणों ने ही सिद्ध किया, मैंने नहीं, ब्राह्मण ने सिद्ध किया। अब यहूदियों के बारे में मुसलमानों को तो समझाने की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को ज्यादा पता नहीं है यहूदियों के बारे में, लेकिन मुसलमानों को चूंकि उसमें लिखा हुआ है सारा कुरान में, तो उनको सारी जानकारी है यहूदियों के बारे में। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये जो अंग्रेजों और मुगलों के पहले जो ब्राह्मण लोग भारत में आए, तो ये जो हमारी समस्या है, जो जाति व्यवस्था की समस्या है, जो वर्ण व्यवस्था की समस्या है, जो छुआछूत की समस्या है, जो आदिवासियों को जंगली बनाया गया ये समस्या है, जो महिलाओं को गुलाम बनाया गया ये समस्या है, इन सारी समस्याओं की जड़ अंग्रेज नहीं है। इन सारी समस्याओं की जड़ मुगल भी नहीं है, बल्कि इन सारी समस्याओं की जड़ जो सबसे पहला विदेशी इस देश में आया, यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण, वो इन सारी समस्याओं की जड़ में है। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? अंग्रेजों ने मुगलों से शासन छीन लिया। यही तो हुआ ना, अंग्रेजों ने मुगलों से शासन छीन लिया। और 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगाया हमारे लोगों की मदद से। आप कभी दिल्ली जाओ तो देख लेना, सबसे बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शहादत दिया अंग्रेजों को भगाने की। सबसे बड़ी संख्या में शहीद हुए तो मुसलमान हुए, लेकिन आज देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है? ओबीसी के लोगों ने दिया, एससी एसटी के लोगों ने दिया। अगर हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं देता तो 3.5% के लोग अंग्रेजों को खदेड़ लेते ही होगा? नहीं खदेड़ सकते थे। हमारे लोगों का सहयोग लिया और अंग्रेजों को खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद आजाद भारत पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जब कांग्रेस में चुनाव हुआ कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा, तो सरदार पटेल चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया। मतलब ब्राह्मणों के हाथ में अंग्रेज नाम का विदेशी गया, ब्राह्मण के हाथ में सत्ता दे दिया, और फिर ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आज की जो स्थिति है, आज देश की विधायिका पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है, देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है, देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है, देश की मीडिया पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है। हर जगह ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। ये तो जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये तो संविधान की आजादी की वजह से है, अंग्रेजों के जाने की वजह से नहीं। और संविधान किसने लिखा? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि अंग्रेज जाएंगे, ब्राह्मणों का राज आए, और ब्राह्मण हमारे लोगों को अधिकार नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कभी नेहरू गांधी के साथ नहीं खड़े रहे, हमेशा विरोध में खड़े रहे। कांग्रेस के लोग, ब्राह्मण लोग कहते हैं, अरे डॉक्टर अंबेडकर तो गद्दार थे, कभी हमारा साथ नहीं दिया। गद्दार नहीं थे। उन्होंने पूछा कि तुम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, बताओ। बताया ही नहीं गांधी नेहरू ने। देश की आजादी तो मिल गई, अंग्रेज चले गए, लेकिन देश के लोग हम लोग हैं ना, हम लोगों को कहां आजादी मिली? संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे अधिकार दे दिए, पढ़ने लिखने का, धर्म संपत्ति रखने का, बोलने का, सुनने का, आरक्षण की व्यवस्था भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कर दिया। ओबीसी के लिए वो संघर्ष करके आर्टिकल 340 लिखा
माइनॉरिटीज के लिए लिखा कि किसी को धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें संविधान में लिख दी गई, मगर लिखने के बावजूद भी क्या हो रहा है? लिखने के बावजूद भी संविधान पर कोई अमल नहीं हो रहा है और सारे फैसले संविधान के विरोध में लिए जा रहे हैं और संविधान को साइड कर दिया गया। साइड क्यों किया गया? क्योंकि हमारे साथियों ने हर जगह से कहा जो संविधान को हाथ लगाएगा उसका हाथ काट लेंगे। उन्होंने कहा खतरा है, संविधान को हाथ लगाएंगे हाथ कट जाएगा। बात सही है, बोल रहे तो काट लेंगे। हाथ क्यों लगाने का? साइड रख देने का। तो संविधान को कर दिया साइड और फिर क्या किया? सारे फैसले संविधान को खत्म करने वाले और फिर से मनुस्मृति को लागू करने वाले किए जा रहे हैं। हमारे आदमी को इस बात में उलझाया जाता नहीं, ये तो मुसलमानों के विरोध। हमारा आदमी इसमें खुश है मुसलमानों के विरोध में। हमारे आदमी को कहा जाता अरे देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे। अरे भैया किधर कर लेंगे? कोई बताओ तो कहां कर लेंगे? आजादी के बाद एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मुसलमानों की नहीं है, कहां से कब्जा हो जाए? कोई प्रधानमंत्री बना मुसलमानों का आजादी के बाद से? कैसे कब्जा हो जाए? विधायिका में मुसलमान नहीं। शरद यादव जी जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने कार्मिक मंत्रालय को सवाल पूछा कि आपके यहाँ कौन कौन से लोग कितने हैं नौकरियों, तो पता चला 80% ब्राह्मणों का कब्जा है। विधायिका भी ब्राह्मणों के कब्जे में है, कार्यपालिका भी ब्राह्मणों के कब्जे में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए परीक्षा नहीं होती। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है। आपको बाबू बनना है, परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, परीक्षा नहीं होगी। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, साला हाई कोर्ट का जज कैसे बगैर परीक्षा के बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का, हाँ बन जाएंगे और बन रहे हैं। क्या करना है? आपका दादा, आपका बाबा, आपका नाना जज होना चाहिए और आप ब्राह्मण जाति के होने चाहिए, बन जाए। ब्राह्मणों का कब्जा है, ढूंढो कितने मुसलमान जज हैं, और जो है उनका भी कुछ होता नहीं, चलने नहीं दिया जाता, उधर बोलने भी नहीं दिया जाता। जजमेंट आया अभी राम जन्मभूमि का जबरदस्ती से, तो उसमें जो मुस्लिम जज थे उनका कोई ओपिनियन तक भी नहीं है जजमेंट में। तो ये जो सारी स्थिति है, हर जगह ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, हर जगह ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और डर मुसलमानों का दिखा रहे। जैसे कौवा कान ले गया, हमारी तरफ एक कहावत है, कौवा कान ले गया। अब हमारा आदमी कान नहीं देख रहा, साला कान है कि नहीं है। हमारा आदमी क्या कर रहा? कौवे के पीछे भाग रहा है। कौवे, अरे कान तो पहले चेक करो कान है कि नहीं है, फिर कौवे के पीछे दौड़ो। वो हमको बता रहे हैं मुसलमानों का राज आ जाएगा। हम मान लिए मुसलमानों का राज आ जाए, कब्जा ब्राह्मणों ने किया है, हम मान लिए मुसलमानों का राज आ जाएगा। जैसे मान लो, उदाहरण आपको देता, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मान लो हमारी ये मोबाइल गायब हो जाए और जिसने चोरी किया वो कहे नहीं है, मौलाना साहब लेके भाग गए। अब यहां बैठे सब लोगों ने मौलाना साहब को दौड़ा लिया। अब मौलाना साहब भाग रहे हैं, हम लोग दौड़ा रहे हैं, जिसने चोरी किया वो भी हमारे साथ मौलाना साहब को दौड़ा रहा है। अब मौलाना साहब अगर सफाई देने के लिए रुके तो मौलाना साहब का काम तमाम हो जाएगा। तो मौलाना साहब सोच रहे हैं हमने तो चुराया नहीं है, लेकिन सफाई देने के लिए रुकेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। तो मौलाना साहब भाग ही रहे हैं और हम लोग दौड़ा ही रहे हैं और चोर भी हमारे साथ मौलाना साहब को दौड़ा रहा है और असली चोर इधर ही है, हमें पता नहीं चल रहा है। वैसे वो कह रहे हैं मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया है। हो नहीं जाएगा, कर लिया है। जबरदस्ती फैसले आ रहे हैं ना। अभी 2 अध्यादेश किसानों के पास हो गए ना, राज्यसभा में और लोकसभा में जबरदस्ती पास हो गए। सवाल नहीं पूछने दिया, किसी को चर्चा नहीं होने दिया, पास कर दिया जबरदस्ती। वहां सारे अयोध्या में मस्जिद तो साक्षात थी, सबने देखा था। तो इन्होंने कहा नहीं, जमीन के नीचे राम का है, तो जमीन की खुदाई कराई
खुदाई कराई तो राम का कुछ निकला नहीं, सब बुद्ध का निकलने लगा। और जब बुद्ध का निकलने लगा, बुद्धिस्ट लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, पिछड़े वर्ग के लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा बात में सुने, और फैसला दे दिया, जिसका कुछ नहीं निकला उसके फेवर में फैसला दे दिया। और कैसे आएगी तानाशाही, और कैसे आएगा ब्राह्मणों का? तो ब्राह्मणों का कब्जा तो हो चुका है, और वो हमको डर दिखा रहे हैं नहीं मुसलमान कब्जा कर लेंगे। और मुसलमानों को पहले ही जीरो कर दिया, विधायिका में मुसलमान नहीं, कार्यपालिका में मुसलमान नहीं, न्यायपालिका में मुसलमान नहीं, मीडिया में मुसलमान नहीं। इसलिए तो मीडिया मुसलमानों को टारगेट करती है। ट्रंप का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी ने कराया गुजरात में, 10-15 हजार विदेशी पत्रकार आए, ट्रंप के साथ सारा स्टाफ विदेश से आया, लाखों लोग इकट्ठा हुए। तो कोरोना नरेंद्र मोदी नहीं लाया, कोरोना तबलीगी जमात लेकर के आई। ये मीडिया ने हल्ला मचाया। और तबलीगी जमात के जो लोग विदेश से आए उनको वीजा किसने दिए? वो जो हवाई अड्डे पे उतरे तो उनको रोका क्यों नहीं गया? उनका टेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये सवाल कोई नहीं किया, क्योंकि हमारे लोगों को तो जाहिल बना के रखा, इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहते ना। ये जो अभी ये खिचड़ी खाने की व्यवस्था बनाई गई है, अरे पढ़ेगा तो आदमी सोचने लायक हो जाएगा, सोचने समझने लायक हो जाएगा, तो अफवाह में फंसेगा नहीं, बहकावे में आएगा नहीं, फिर तो फैक्ट जान करके ना किसी का समर्थन किसी का विरोध करेगा। तो इसलिए जाहिल बनाया जा रहा है, ताकि इनको फैक्ट की जानकारी कैसे की जाती है यही पता नहीं है, तो जो कहा जाएगा वो मान लेंगे। नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन फेल हो गया, जब मजदूर सड़क पे उतर गए तो सोचा इसका ठीकरा अब मुसलमानों के ऊपर फोड़ना होगा, तो तबलीगी जमात के ऊपर उसका भी ठीकरा फोड़ दिया। तो मीडिया भी इनके कब्जे में नहीं है, तो जब कुछ इनके कब्जे में नहीं है तो इनको जीरो कर दिया। अब जीरो से लड़ोगे, जीरो से लड़ेगा जो, बड़ी से बड़ी संख्या का जीरो से गुणा करो, क्या हो? जीरो हो जाएगा ना। तो अगर ओबीसी एससी एसटी का आदमी मुसलमान से लड़ेगा तो मुसलमान को तो जीरो कर दिया गया, तुम्हें जीरो, खत्म मामला। लेकिन अगर जीरो को अपने बगल खड़े कर लो तो भाई बताओ, नौजवान लोग पढ़े लिखे हो ना, मान लो एक के बगल एक जीरो लगा दिया जाए, कितना हो जाता है? 10 गुना ताकत बढ़ जाती है ना। तो अगर आप मुसलमान से लड़ने के बजाय मुसलमान को अपने गले लगा लो, अपने बगल में खड़े कर लो, तो ताकत बढ़ जाएगी 10 गुना की नहीं बढ़ जाएगी? तो रणनीति क्या होनी चाहिए? मान लो ये मोबाइल हमारे पास में, अब आप लड़ाई करो इनसे, मोबाइल ये हमारे पास में, आप लड़ाई करो इनसे, मोबाइल मिलेगी? अरे है ही नहीं उसके पास, तो मार भी डालोगे तो नहीं मिलेगी। है हमारे पास ना, तो लड़ना भी हमसे पड़ेगा। ऐसे देश की सत्ता और व्यवस्था पर अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, और लड़ हम मुसलमानों से रहे तो मिलेगा कैसे? हमको सवाल ही नहीं है मिलने का। बाबरी मस्जिद जब गिरी तो ओबीसी के लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों। ओबीसी का मंडल कमीशन का फैसला आया था, ओबीसी की संख्या थी 52%, आरक्षण दिया 27%, उसमें लगाया क्रीमी लेयर, तो जो मिला था वो भी खत्म हो गया। अब ये बात ओबीसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो मुसलमानों को दौड़ाने में बिजी था, मस्जिद गिराने में। अब चलो अब फैसला आ गया, ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बना तो घंटा बजाने के लिए भी एक भी ओबीसी को रखा ट्रस्ट में, एक भी ओबीसी को, अरे कल्याण सिंह को ही रख लेते, मुख्यमंत्री थे, गिरवाया था, जेल भी गए थे बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में कल्याण सिंह। उमा भारती को रख लेते, विनय कटियार को रख लेते, प्रवीण तोमरिया को रख लेते, इन्हीं को रख लेते, इनको भी नहीं रखा। एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा, सारा ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, गिरवाया हमसे, कब्जा किया ब्राह्मणों ने। उधर मंडल कमीशन में लाखों नौकरियां चली गई, इधर ट्रस्ट में हिस्सा नहीं मिला। अब ओबीसी के लोग लाइन लगा करके मंदिर में चढ़ाएंगे। अब चढ़ाएंगे तो भगवान पैसा खाता है? भाई आप लोग बताओ, खाता है भगवान पैसा? चबाता है? भगवान को पैसे की जरूरत है? जिसने सब कुछ बना दिया, पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड बना दिया, हम सबको बना दिया, उसको पैसे की जरूरत है? तो हो रहा है, तो हमको मुसलमानों से लड़ा करके फायदा ब्राह्मणों का हो रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमको अब ये बात कम से कम समझ लेनी चाहिए
कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। सब देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हर जगह कब्जा किया। अगर उससे लड़ना है तो SC ST OBC माइनॉरिटी सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। जैसे 5 उंगली है, एक एक उंगली से मारे किसी को चोट लगेगी? अगर ऐसे मुक्का बना के मार दे तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा, अगर ठीक से मार दे तो। ये इकट्ठा होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और एकजुट किस बात के लिए होने की जरूरत है? तो जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो ये धन धरती राजपाट हर चीज में अपना हिस्सा लेने के लिए सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देने का मिलना चाहिए। ये लड़ाई है हमारी। ब्राह्मणों को खदेड़ने की, उनको चौराहे पर मारने की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। नहीं तो आप सुन के चौराहे पर जाओ, कहो सब कब्जा किए हो, अभी पीटते। तो इससे मामला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई क्या है? लोग हमारे हैं, लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। लोग हमारे हैं मगर लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। अब दिमाग जिसके नियंत्रण में होगा, शरीर भी उसके नियंत्रण में होगी। जब दिमाग ब्राह्मणों के नियंत्रण में है तो शरीर भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। इसलिए हमारे पास वोट का अधिकार, हमारे पास बोलने का अधिकार है, हम राजा बना सकते हैं। हमारी संख्या ज्यादा है लेकिन राजा वही बन रहा है क्योंकि हमारे दिमाग पर उनका नियंत्रण है। तो अब ये लड़ाई किससे हो गई? हमारे लोगों का दिमाग बदलने की हमारी लड़ाई हो गई, क्योंकि 100 में 90 शोषित तो हैं, लेकिन शोषित का दिमाग तो ये होना चाहिए कि हम शोषित हैं और हमारी लड़ाई इनसे है। ये नहीं है ना। तो वो 90 को 90 करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। लोकतंत्र में शरीर से लड़ने की जरूरत नहीं होती है, गोली बारूद तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं होती है। लोकतंत्र में बोली बोलने की जरूरत होती है। जो अपनी बोली बोलना जानता है वो शासक बन जाता है। तो हमें अपने समाज को जागृत करने की जरूरत है। जिन ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया था, आज फिर वही गुलाम बना रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो गई है, अभी इस प्राइमरी के मास्टर को फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारे स्कूल का पढ़ा कोई बच्चा कंपटीशन पास नहीं कर सकता। इसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए। कोई भी प्राइमरी का मास्टर अपने स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, क्यों? उसको फुल कॉन्फिडेंस है यहां से पढ़ के कोई लड़का कंपटीशन पास नहीं कर सकता। मास्टर की गलती नहीं है, सिस्टम ऐसा बनाया गया। मास्टर भी मजबूर है, उसको दूसरा इतना काम है, वो क्या करेगा? हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, डॉक्टर इंजीनियर अगर बनाना है, पहले तो तैयारी के लिए कोचिंग करवाना पड़ता है। कोटा, दिल्ली, पटना, इधर उधर भेजना पड़ता है। लाखों रुपए तो कोचिंग में लग जाते हैं। फिर लड़का पास करेगा एंट्रेंस या फेल हो जाएगा, ये तो बात का मामला है। पास कर लिया फिर लाखों रुपए लगते हैं। अधिकारी कर्मचारी के पास नहीं है, किसान मजदूर की तो सोच ही नहीं सकता। मतलब आपका प्राइमरी एजुकेशन तो खत्म ही कर दिया, वो तो गुणवत्ता विहीन कर दिया। और हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी करके खत्म कर दिया। मनुस्मृति यही है। वो ये नहीं लिखने वाले हैं कि आज से मनुस्मृति लागू हो गई। हमारे लोग सोचते हैं कि वो घोषित करेंगे अरे मनुस्मृति लागू हो गई, ये घोषित नहीं करेंगे। हो गया ना, मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ने का अधिकार खत्म हो गया, हो गई मनुस्मृति लागू। और जब पढ़ेगा नहीं तो पैसा कहां से कमाएगा? व्यापार नहीं कर सकता, राजनीति नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, पैसा कहां से आए? अपने आप ही धन रखने का अधिकार खत्म हो गया। सारी चीजें बेची जा रही है, आरक्षण अपने आप ही खत्म हो गया। आरक्षण सरकारी जगह पर है, सरकारी कुछ बचने वाला नहीं है। आने वाले 4 साल में नरेंद्र मोदी इतना तेजी से काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए कि देश ही नहीं बचेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना मोदी कि देश ही नहीं बचेगा 2024 तक। जब आप जमीन पर पैर रखोगे पता चलेगा ये टाटा की जगह में पैर रखा। 10 किलोमीटर आगे जाओगे पता चलेगा बिरला की जगह में पैर रखा। 25 किलोमीटर और आगे जाओगे पता चलेगा अच्छा ये अंबानी की जगह। और आगे जाओ अच्छा ये अडानी की। अच्छा ये विदेशी 27,000 विदेशी कंपनियां आ रही। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आई इतना दिन तक गुलाम बना के रखा। 27,000 आ रही है। ये जो किसानों का बिल पास हो रहा है क्या है पता है?
किसानों की जमीन कब्जा करने का कार्यक्रम है। जितने किसानों का विरोध कर रहे हैं, एमएसपी कम मिला किसानों, कितनी किसानों का सरकार सामान खरीदती है, उन्हें तो बिचौलियों को ही बेचना पड़ता है। एमएसपी का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, ये मामला है। आपको उदाहरण दे देता, आप कभी समस्तीपुर जाओ, जो वहां पहले जिसकी जमीन थी हमारे गरीब आदमी, वो तब भी मूली गाजर बेचता था, सब्जी बेचता था, और फिर उसने सोचा कि उसकी जमीन को मान लो 2 लाख रुपए का रेट चल रहा था, उसे कोई बड़ा पूंजीपति आ गया, उसने कहा हम तुम्हारी जमीन का 5 लाख देते हैं, दे दो हमको। उसने सोचा यार 2 लाख रेट चल रहा है, ये 5 लाख दे रहा, बेच देते हैं, बहुत अच्छा मौका, बेच दिया 5 लाख। अब जिसने 5 लाख में लिया उसने उससे अगर बेचा तो 25 लाख में बेचा, नहीं बेचा तो उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। और वो जो बेच दिया 5 लाख में, वो तब भी मूली बेचता था जब जमीन उसके पास थी, और जब जमीन चली गई तब भी मूली ही बेचता है। अंतर इतना, तो अपने खेत की मूली बेचता था, अब मार्केट से खरीद कर मूली बेच रहा है, इतना अंतर जरूर हो गया। और जो दलाली करने वाले थे जमीनों के, वो मालामाल हो गए, लेकिन जिसकी जमीन थी उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण देता, जैसे गांव में जो किसान छोटा मोटा होता है, वो कर्जा लेता है। हमारे लोगों की आदत भी खराब है शराब पीने की, वो तो जो गांव में चालाक आदमी होता है, थोड़ा पैसे वाला, वो क्या करता है, जानता है ये दारू पीने वाला है, पैसे की तो जरूरत है ही, दारू पिएगा तो उसको तो रोज चाहिए, तो उसको देता है, ले 500 रुपए, ले 1000 रुपए, ले 2000। तब तक उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, ले 5000 रुपए, तब तक बेटे की तबीयत खराब हो गई, ले 10,000 रुपए, तब तक बीवी की तबीयत खराब हो गई, ले और 10,000 रुपए। ये करते करते लाखों रुपए का वो दारू पीने वाला आदमी कर्जदार हो गया। और जब लाखों रुपए का कर्जदार हो गया दारू पीने वाला आदमी, तो आदमी उसको धीरे से बुलाता है, कहता है देखो भाई, इतना रुपया तुम्हारे ऊपर ये हमारा हो गया, अब या तो इसको वापस कर दो, या जो सड़क पर तुम्हारी जमीन है वो जमीन हमको लिख दो, हम इतना पैसा और दे देते हैं। तो हमारा आदमी कहता है साहब हम कहां से वापस कर पाएंगे लाखों रुपए, आप ऐसा करो हमारी जमीन लिखवा लो, जमीन गई। ऐसे जब पूंजीपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो क्या करेगा, किसान की जमीन ऐसे ही अपने नियंत्रण में ले लेगा, कब्जे में ले लेगा। दूसरी बात, जो ये खाने की वस्तुएं है, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इसके रेट पर पाबंदी थी कि इससे ज्यादा महंगा नहीं बेचा जा सकता है, इसको रखने का जो है गोदाम में इतना ही रखा जा सकता, इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता, इसकी पाबंदी थी। लेकिन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन हो गया, अब दोनों को क्लब करके जोड़ना समझना होगा, तब समझ में आया। किसान की जमीन चली गई किसके पास में, पूंजीपति के पास में। क्यों? क्योंकि किसान इस जमीन से 50,000 रुपए साल का नहीं निकाल पाता, कह रहा है हम तुमको 1 लाख रुपए सालिना देते ना, तुम 50,000 रुपए नहीं ले पाते हो अपनी जमीन का, हम तुमको 1 लाख रुपए साल का देते हैं और तुम 25 साल के लिए हमको ये जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो। तो हम तो सोचे बहुत फायदे में है, चलो दे दिए। लेकिन अब जो हम पैदा करते थे तो खाते भी थे ना घर में, लेकिन अब खेती तो चली गई पूंजीपति के पास, और जब खेती चली गई पूंजीपति के पास में और आवश्यक वस्तु अधिनियम से खाने पीने की चीजें दलहन तिलहन गेहूं चावल बाहर हो गए, अब ये तो खाना ही पड़ेगा, हर आदमी को खाना पड़ेगा। खेती थी तो हम पैदा करके खाते थे, अभी खेती चली गई कंपनी के पास में, वो हमको 1 लाख रुपए सालिना का देगा, लेकिन वो जो पैदा करेगा उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि हमारे खाना नहीं होगा और भूखों मर जाएगा आदमी। खेती में तो मजदूरी करेगा ही करेगा, इसके बावजूद भी पेट नहीं भरेगा, आदमी भूखों मरेगा। और जो अभी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना गेहूं चावल दे रहे हैं, फिर गेहूं चावल पे सरकार का गुणगान करना पड़ेगा और इसी में खुश रहना पड़ेगा। सरकार हमको 2 किलो गेहूं दे रही है, वोट इसी सरकार को देना। फिर दूसरी सरकार घोषणा पत्र जारी करेगी, कहेगी नहीं हम 3 किलो गेहूं देंगे, ये 2 किलो दे रहे हम 3 किलो देंगे। तो हमारा आदमी कहेगा नहीं ये थोड़ा अच्छा है, इसको दे। आरक्षण का मामला खत्म।
नौकरी का मामला खत्म, एजुकेशन का मामला खत्म, राजा बनने का मामला खत्म, नेता बनने का मामला खत्म, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का मामला खत्म, मनुस्मृति पूरी तरीके से देश में लागू हो जाएगी। ये सारा प्लान चल रहा है। तो अगर ये सारा इतना खतरनाक प्लान चल रहा है मगर ये पता नहीं है किसी को, क्यों पता नहीं? क्योंकि मीडिया उनके नियंत्रण में है। मीडिया ये सारी बातें बताने का काम नहीं कर रही है, इसलिए उनको पता नहीं किसी को। अब इसलिए ये बातें हम ही लोगों को बतानी होगी, कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। हम लोगों को बतानी होगी, हम लोगों को ये सारी बातें लोगों को बतानी होगी कि ये फिर से हमको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें अपने मुंह को ही आकाशवाणी बनाना होगा। अभी एक तो ये सोशल मीडिया आ गया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी ये लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं, फिर ये वीडियो लोग देखते रहे। दूसरा, हमको अपने मुंह से लोगों को समझाना हो। जैसे मैं यहाँ घंटे भर बोल के समझा रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को भी ये लगातार बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मीटिंगें लगाना पड़ेगा, क्योंकि देश बहुत बुरे दौर में जाने वाला है और हमारी आने वाली जनरेशन हम लोगों को माफ नहीं करेगी। क्यों माफ नहीं करे? मान लीजिए हमारे पिताजी ने हमको 5 एकड़ जमीन दिया पैतृक, और हम दारू पी गए एकड़ बेच के, तो बेटा हमारा क्या कहेगा? नहीं, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, बाबा जी ने 5 एकड़ दिया था, बेच के दारू पी गए थे, बहुत अच्छे थे, इनका फोटो लगाओ, इस पर माला डालो। माला नहीं डालेगा, थूकने का काम कर सकता है। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सारे हक अधिकार दिए, संविधान में सारा लिखा हुआ है। आज संविधान खत्म हो रहा है, फिर से हमारी आने वाली जनरेशन गुलाम हो जाएगी, और फिर से आने वाली जनरेशन गुलाम हो जाएगी। तो जो गुलाम जनरेशन होगी वो कहेगी कि जो हमारे बाप दादा थे नालायक लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये लोग उसको बचा नहीं पाए, आगे बढ़ाने की बात छोड़ो, बचा नहीं पाए। तो इसलिए साथियों हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा देश में। इसलिए वामसेत ने यह प्लान बनाया, देश भर में 2 प्रकार का काम करेंगे, एक सोशल नेटवर्किंग का, एक भौगोलिक नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या है? हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने 6000 जातियों में बांटा है, तो 6000 जाति के लोगों को इस आंदोलन में लाना पड़ेगा। अभी 3000 जाति के कार्यकर्ता हमारे साथ देश भर में काम करते हैं। दूसरा भौगोलिक नेटवर्किंग, कम से कम 6 लाख गांवों में संगठन पहुंचाना होगा, लोगों को 6 लाख गांवों में इस बात को बताना। अगर 6 लाख गांवों में हम इस बात को बताते हैं और एक गांव से कम 50 आदमी तैयार करते हैं, तो 6 लाख गांव से कितने हो जाएंगे? 3 करोड़। 100 तैयार करते हैं तो 6 करोड़, 200 तैयार करते हैं तो 12 करोड़, 250 तैयार करते हैं तो 15 करोड़, मिनिमम 3 करोड़, मैक्सिमम 15 करोड़। अगर हम 15 करोड़ लोगों को भी सड़क पर उतारते हैं तो तमाशा देखने वाले कितने आ जाए? भारत में तो तमाशा देखने का रिवाज ही है, तो कितना भी कम तो 30 करोड़ तमाशा देखने वाले आ जाएंगे। जितने सड़क पे उतरेंगे उसका 2 गुना तमाशा देखने वाले आ जाएंगे। तो 30 वो हो गया, 15 ये हो गया 45 करोड़, और इतने ही घरों में भी बैठ के समर्थन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। दुनिया में कोई भी बड़े बड़े तानाशाह पलटे गए तो वो जन समर्थन से, जन आंदोलन की वजह से पलटे गए। नेपाल के राजा का आप उदाहरण ताजा देख लो, वहां के लोग जब उसके विरोध में खड़े हो गए तो उसको राजपाट छोड़ना पड़ा। ऐसा दुनिया में हुआ। तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी वामसेत के माध्यम से आने वाले समय में चल रही है। तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जब इतना बड़ा जन समर्थन, जन आंदोलन खड़ा होगा, तो जो अभी कांग्रेस बीजेपी दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां बारी बारी से सत्यानाश कर रही हैं, इतने लोग एक पार्टी को वोट देंगे तो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? संसद में बहुमत होगा कि नहीं बहुमत होगा? लेकिन केवल काम नहीं चलेगा, संसद पे भी लड़ना होगा, सड़क पर भी लड़ना होगा। जितनी लड़ाई संसद में, उससे ज्यादा लड़ाई सड़क पे। तब ये धन धरती बटेगी, तब राजपाट में हिस्सा मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। संसद में गए हमारे लोग, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। जब चूंकि समाज में आंदोलन नहीं है, समाज में आंदोलन होगा और पार्लियामेंट में भी लड़ाई होगी, तब ये धन धरती राजपाट में बंटवारा होगा। हम ये नहीं कहते ब्राह्मण देश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब जाएंगे कहां? हमारे लोग ही चिंतित हो जाते हैं।
कि सर आप ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे। हमारे लोग दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इनके साथ कोई मोहब्बत उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे लोगों का जो गुण है वो मानवीय गुण है, इसीलिए न रह गए वो यहाँ। तो हमारे लोग कहते सर कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा भाई नहीं भगाएंगे, 3.5% उनकी संख्या है तो वो भी ले ले, और जितना जिसकी है वो उतना ले ले, यही न्याय है। और हम लोग न्याय इंसाफ करना चाहते हैं, तो ये न्याय है। अगर ये ब्राह्मणों को मंजूर है तो भारत में रहे, नहीं मंजूर है तो सुना है कि चांद पर प्लाट व्लाट बिक रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज चल रही है, तो अगर वहां कोई व्यवस्था उन लोगों की बनती है तो बना ले। दीपक जब बुझने को होता है तो भवत्ता ज्यादा है। जो वाम सेब का देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया है, इससे ब्राह्मण बहुत भयभीत हो गए, इसलिए बहुत तेजी से देश बेचने का काम चल रहा है। लेकिन वो बुझने का है, अगर हम लोगों ने ताकत के साथ मारचान किया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर होगा, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। हजारों साल में जो जगदेव बाबू कहते थे ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र सबके नीचे है। तो जगदेव बाबू क्या कहते थे, इसको पलट दो, एक बार शूद्र को ऊपर जाने दो, ब्राह्मण को नीचे जाने दो। तो ये होने वाला है, आने वाले 5 से 10 साल में ये निश्चित रूप से होने वाला है। तो साथियों, इसके लिए हम सभी लोगों को तन मन धन से सहयोग करना होगा, और जैसे यहाँ मीटिंग किया लोगों ने, ऐसे जगह जगह मीटिंग करना होगा, हमारे लोगों को बुलाना होगा, और जगह जगह मीटिंग करके कमेटियां बना करके लोगों को तैयार करना होगा, ताकि आने वाले समय में जो हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए सफल हो सके। आप लोग तन मन धन से इस आंदोलन का समर्थन करेंगे, ऐसी हमें आशा है, और हमारी बात को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी। क्योंकि हम लोग इस देश के मूल्यवासी हैं, इसलिए अभी हम लोगों ने सारा अभिवादन बंद कर दिया। बहुत दिन राम राम किया, बहुत दिन जय राम किया, बहुत दिन जय सिया राम किया, तो अभी ये सारा बंद कर दिया, क्योंकि ये पता भी चल गया कि राम हमारे खानदान के नहीं थे। ये पता चल गया कि राम हमारे खानदान के नहीं थे, तो मुफ्त में हम जय राम कर रहे हैं, हमारे खानदान के ही नहीं थे। वो तो रामायण में लिखा हो क्षत्रिय थे, हम में से तो कोई क्षत्रिय है नहीं, तो हमारे खानदान के थे नहीं। और अब पता चल गया कि राम पैदा ही नहीं हुए थे, तो फिर जो पैदा ही नहीं हुआ उसका जय राम क्यों किया जाए। तो हम जो है, हम मूल निवासी हैं, अपनी जय करते हैं। जय मूल निवासी।